गाइस, दिस इज़ अदिति। वेलकम टू IS पॉइंट। कल तक हमने पढ़ा था निर्धनता क्या होती है तथा इसके कारण क्या क्या हैं, और मैंने आप लोगों को ग्राफ भी बताया था कि आप लोग किस तरीके से इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो निर्धनता है उसके निवारण हेतु कौन सी नीतियाँ प्रयोग में लाई गई हैं। ठीक है, निर्धनता निवारण के लिए नीतियाँ तथा कार्यक्रम आज का हमारा ये टॉपिक है। ये कौन सा है? क्लास 11th इकोनॉमी। ठीक है, NCERTs। भारतीय संविधान और पंचवर्षीय योजनाओं ने सामाजिक न्याय को सरकार की विकास रणनीतियों का प्राथमिक उद्देश्य माना है। इसका मतलब है कि जब भारतीय संविधान बना तो भी कई सारे परिवर्तन हुए तथा पंचवर्षीय योजनाएं, बहुत सी ऐसी योजनाएं आईं जो 5 वर्षों में कंप्लीट हुई तथा जिन्हें 5 वर्षों में कंप्लीट करना था। जैसे अगर कोई पंचवर्षीय योजना आती है कि ये पुल 5 वर्षों में बनाना है, अगर किसी पुल के लिए कोई योजना नहीं आती है तो आप देखते हैं कि वो 25 से 35 ईयर्स तक भी चली जाती थी, परंतु जिसके कारण ये होता था कि बहुत ही कम लोगों को जॉब मिल पाती थी और 25 to 30 ईयर्स लाइक बहुत ज़्यादा टाइम भी होता था। लेकिन अब 5 वर्षों में ही करनी होती हैं तो ज़्यादा लेबर्स यूज किए जाते हैं, जिससे एक तरह से निर्धनता में थोड़ी कमी आती है। पहली 5 वर्षीय योजना क्या थी कि 1951 और 1956 के अनुसार वर्तमान परिस्थितियों में आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन की अंतः प्रेरणा का उदय तो निर्धनता और आय, संपत्ति तथा अवसरों की समानता से होता है। यानी जो निर्धनता और या फिर आय, संपत्ति तथा अवसरों में अगर असमानताएं हों तो ही जो परिस्थितियां मतलब आर्थिक व्यवस्था है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। इस लाइन का यही मतलब है कि इस कारण से जो आर्थिक व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होती है निर्धनता से। ऑफ कोर्स होती है, क्योंकि उसी से रेट्स पता चलती हैं कि कितने लोग निर्धन हैं देश में और कितने अमीर हैं, कितने परसेंटेज हैं इनकी। ठीक है, 1956 और 61 ये दूसरी योजना थी। इसमें भी यही कहा गया कि आर्थिक विकास के अधिकाधिक लाभ समाज के अपेक्षाकृत कम भाग्यशाली वर्गों तक पहुंचने चाहिए। तो इसमें था कि मतलब जो आर्थिक के लाभ हैं, यानी जो भी आर्थिक व्यवस्था मोस्टली फाइनेंशियली जो भी चीज़ें मिलती हैं इंसान को, जैसे सब्सिडीज़ हो गई और गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए, इन सब का अधिक से अधिक लाभ जो है वो उन आय वाले लोगों को मिलना चाहिए जिनकी कम आय है, मतलब जो अपने इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं, मतलब आवश्यक इच्छाओं की, बेसिक ज़रूरतों की पूर्ति नहीं कर पाते हैं। उन्हें ही कम भाग्यशाली वर्ग कह सकते हैं। उन्हीं वर्गों तक जो अधिकाधिक लाभ है, यानी अधिक से अधिक लाभ को उन्हीं वर्गों तक पहुंचना चाहिए। जैसे आप कभी भी अगर दान देने जाते हैं तो किसी अमीर को तो दान देने नहीं जाते हैं ना, आप यही सोचते हैं ना कि कोई गरीब व्यक्ति हो जिसे उसकी आवश्यकता हो, उसे हम दान दें ताकि वो इसे अपनी आवश्यकता की पूर्ति भी कर सके और उससे प्रसन्न भी रहेगा। किसी एक व्यक्ति को तो हम खुश करने में सहायक होंगे, किसी एक व्यक्ति का एक दिन तो हम अच्छा कर पाएंगे कम से कम। UPSC का भी यही मोटो होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकें, और मतलब अपने अंदर ये ना लाएं कि घमंड ना लाएं कि आप कितने बड़े पद पे हैं या फिर आपकी ओहदा क्या है और उस हिसाब से आप घमंड में रहें। नहीं, उसका मतलब यही होता है कि आप सबकी मदद करें, सभी को समान रूप से देखें, सबके दुख को समझें, अपने जिस भी समाज में हैं आप उस समाज को समझें, जहाँ भी आपकी पोस्टिंग है वहाँ की ज़रूरतों का ध्यान रखें, वहाँ के लोगों को बेहतर से बेहतर सुविधा देने का प्रयास कर सकें। सरकार ने निर्धनता निवारण के लिए त्रिआयामी नीति अपनाई थी। ठीक है, पहली समृद्धि आधारित रणनीति है। यह इस आशा पर, पहली जो नीति थी वो समृद्धि आधारित थी। वो इस आशा पे लगाई गई कि आर्थिक समृद्धि यानी कि जो सकल घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय होती है वो प्रभाव समाज के सभी वर्गों तक पहुंच जाएंगे। ये समाज के निर्धनतम वर्ग तक भी धीरे धीरे पहुंच जाएंगे। 1950 से 1960 के दशक के पूर्वार्ध में देखा जाए तो हमारी योजनाएं जितनी भी आईं उनका यही उद्देश्य रहा कि औद्योगिक विकास अच्छे से हो सके, और हरित क्रांति का भी यही उद्देश्य था।
तथा कृषि का पूर्ण तरीके से कायाकल्प हो सके। जिससे पहले क्या होता था कि अगर फसलें नष्ट हो जाती थीं तो किसानों को कोई मदद नहीं मिलती थी, वो भूखे मर जाते थे या फिर आत्महत्या करना पड़ जाता था। परंतु अब ये सुविधाएं मिलती हैं कि अगर उनकी फसल नष्ट हो जाती है तो उनकी मदद सरकार करती है कुछ योजनाओं के द्वारा। आपने अध्याय जब पढ़ाया था कि कृषि और उद्योग क्षेत्र आदि जो हैं उनकी वृद्धि अधिक प्रभावशाली नहीं रही थी। जनसंख्या वृद्धि के परिणाम स्वरूप ही जो प्रति व्यक्ति आय थी उसमें कमी हो गई थी। जैसे अगर 10 लोग ही हैं सिर्फ और वो 20-20 रुपये, प्रत्येक व्यक्ति 20 रुपये कमा रहा है एक दिन का, अगर 10 की जगह 20 हो जाएं तो सिंपल सी बात है, आय आधी हो जाएगी, 10-10 रुपये देने पड़ेंगे सबको। और अगर वही 40 हो जाएं तो 5-5, ढाई रुपये तक देने पड़ेंगे। तो यही मेन कारण है कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। यूपी में ही ले लीजिए, 25 करोड़ से भी ज़्यादा जनसंख्या है। मतलब हर एक चीज़ के लिए कंपटीशन बढ़ जाता है। अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है तो शिक्षा के क्षेत्र में भी बढ़ जाता है, जॉब के क्षेत्र में भी बढ़ जाता है, अगर भूमि चाहिए तो उसके क्षेत्र में भी बढ़ जाता है। बहुत से क्षेत्रों में कंपटीशन इंक्रीज़ होता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है इंसान को। तथा जनसंख्या वृद्धि के परिणाम स्वरूप ही ये हुआ, ठीक है। इन्हीं कारणों से धनी और निर्धन के बीच की खाई और भी बढ़ चुकी थी। जैसा कि जब प्रति व्यक्ति आय में बहुत ज़्यादा कमी आने लगेगी तो धनी और मतलब एक रिच पर्सन और एक जो पुअर पर्सन है उनके बीच की दूरी और बढ़ती चली जाएगी। इसका मतलब ये है कि पहले मान लीजिए जो 8 रुपये कमाता था उसे रिच कहा जाता था, जो 6 रुपये कमाता था उसे निर्धन कहा जाता था। परंतु जनसंख्या बढ़ने के कारण अगर उनकी आय केवल 2 रुपये रह गई है तो ये जो दूरी है वो और बढ़ गई उन दोनों के बीच की, ठीक है। तो इसे ही कहते हैं कि निर्धन और जो रिच पर्सन है उनके बीच की खाई और भी बढ़ गई थी। हरित क्रांति ने विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के बीच तथा छोटे और बड़े किसानों के बीच का फासला बहुत ही बढ़ा दिया था। पुनर्वितरण की इच्छा तथा योग्यता का भी अभाव था। योग्यता यानी बहुत सी चीज़ों के बारे में हमें ज्ञान भी नहीं था, योग्यता कम थी, इसके कारण अभाव था। जैसे आज ही है कि बेरोज़गारी क्यों है, बहुत से कारण हैं उसके, जैसे योग्यता नहीं है, क्वालिफ़िकेशंस नहीं है, एजुकेशन के लिए हम उतने ज़्यादा सतर्क नहीं हैं, इस वजह से कहीं ना कहीं बेरोज़गारी है। नीति निर्धारकों को ऐसा लगा कि जो अतिरिक्त परिसंपत्ति है और कार्य सृजन के साधनों द्वारा निर्धनों के लिए आय और रोजगार का साधन बढ़ाया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर अधिक से अधिक, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन जिसे कहते हैं, अगर ज़्यादा मान लीजिए एक जगह है, जो मान लीजिए कोई पार्क है, वहाँ कोई दुकान नहीं है, या फिर एक कोई गली है आपके घर के आसपास, वहाँ कोई दुकान नहीं है, अगर वहीं 8-9 दुकान खुल जाएं तो रोज़गार बढ़ जाएगा ना। अगर 8-9 दुकान खुल जाए, अगर एक मॉल खुल जाए तो और रोज़गार बढ़ सकता है, अगर एक हॉस्पिटल खुल जाए तो भी रोज़गार बढ़ेगा। तो वही इन लोगों ने भी सोचा कि अगर कार्य सृजन यानी बहुत से चीज़ों की स्थापना कर दी जाए तो जो रोज़गार है लोगों को प्राप्त होने लगेगा तथा निर्धनों के लिए मतलब आय की जो परेशानी है, उनकी आर्थिक परेशानी भी कम हो जाएगी। ऐसा विशेष निर्धनता निवारण कार्यक्रमों के माध्यम से ही हो पाएगा। इसकी दूसरी नीति को तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 से प्रारंभ किया गया और तब से धीरे धीरे इसे बढ़ाया गया। यही क्रम 1970 के दशक में भी चलाया गया। काम के बदले अनाज, जैसा कि आप जानते हैं पहले हम काम के बदले में किसी को मतलब पैसे, आज भी बहुत सी जगह पे होता है, जो होम वर्कर्स होते हैं, जो हमारे घर में काम करते हैं, ये होता है, मतलब पूरी तरीके से नहीं परंतु फिर भी थोड़ा होता है कि हम उन्हें काम के बदले एक टाइम का खाना भी देते हैं और सैलरी भी देते हैं। तो पहले क्या होता था कि काम के बदले केवल अनाज दिया जाता था, स्पेशली जब हम लोग गुलाम थे तो उस टाइम काम के बदले वो केवल खाना ही देते थे, वो भी एक मतलब एक पोषित जो न्यूट्रिएंट फूड होता है जिसमें सारे न्यूट्रिशन होते हैं, वो प्रॉपर एक फूड उन्हें नहीं मिल पाता था। जैसे एक फूड का मतलब क्या होता है कि उसमें प्रोटीन होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स हों, विटामिन्स हों, मिनरल्स हों, ये सारी चीज़ें हों जो कि आपको एनर्जी प्रदान कर सके, तो वो सारी चीज़ें उन्हें अच्छे से नहीं दी जाती थी।
तो उस टाइम पे यही पद्धति चल रही थी 1970 तक कि काम के बदले अनाज होता था। और बहुत सी जगहों पर तो ये पद्धति भी थी कि हम सामान भी खरीदते थे तो हम उन्हें अनाज देते थे, जैसे गेहूँ दे के आपने ब्रेड खरीद लिए एक्सेट्रा। ये कुछ गाँव में, मतलब बहुत ही 0.001% गाँव में आज भी है। हाँ, आज भी है, लेकिन बहुत ही कम गाँव में है, जो बहुत ही अंदर के एरियाज़ हैं उनमें है। प्रधानमंत्री की रोजगार योजना यानी PMRY तथा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना पहले कार्यक्रम का उद्देश्य गांवों और छोटे कस्बों में जो रोजगार थे उनके अवसरों को बढ़ाना था। प्रधानमंत्री द्वारा रोजगार योजना शुरू की गई। इसका क्या मोटो था, एम था कि जो गांव के छोटे मोटे कस्बों में लोग रहते हैं उन्हें रोजगार दिया जा सके तथा निर्धनता को कम करने की कोशिश की जा सके। ठीक है। पहले के जो स्वरोजगार कार्यक्रमों के अंतर्गत परिवारों और व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती थी। 1990 के दशक से इस नीति में काफ़ी बदलाव आया है। इस कार्यक्रम का लाभ चाहने वालों को स्वयं सहायता समूहों का गठन करने के लिए प्रेरित किया जाता है। प्रारंभ में उन्हें अपनी ही बचतों को एकत्र करके परस्पर सरकार बैंकों के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों को आंशिक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। ये समूह इसका निश्चय करते हैं कि स्वरोजगार कार्यक्रम के लिए ऋण दिया जाए या नहीं दिया जाए। स्वर्ण जयंती ग्राम योजना ऐसा ही एक कार्यक्रम है। ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो रहने वाले अकुशल निर्धन लोगों थे, जैसे जो शिक्षित नहीं हैं या जिन्हें एजुकेशन नहीं मिली है, अब उन्हें कोई अच्छी जॉब तो नहीं मिल सकती, ये सच्चाई है। हाँ, वो बिज़नेस कर सकते हैं अगर वो आर्थिक तौर पर बहुत मजबूत हों तभी, नहीं तो नहीं। और नहीं तो फिर वो मज़दूरी कर सकते हैं या फिर किसी के घर पे काम कर सकते हैं। और आजकल तो मतलब बहुत से चीज़ें हो गई हैं, मतलब आजकल रोज़गार के काफ़ी सारे साधन बढ़ गए हैं। आप बहुत से काम कर सकते हैं, कुछ बहुत से क्रिएटिव आइडियाज़ भी स्टार्ट हो चुके हैं। आपको सिखा सकते हैं किसी चैनल के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने चैनल को चला सकते हैं, जहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से जॉब कर सकते हैं। लेकिन उस टाइम ना अवसर इतने ज़्यादा नहीं थे, तो इसलिए भी जो निर्धन थे उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता था। तो आज हम ये टॉपिक यहीं पे रोकते हैं, कल से फिर यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड लाइक द वीडियो इफ़ यू लाइक इट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।